85% रास्ते पर, सड़क पर ठीक तरह से लाए हैं। तो यही काम होता है सरकारों का, तो ये हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मनीष जी हाथ उठाइए, जो कहना चाह रहे हैं वो भी कहिए। और जीएसटी पर घूम घूम कर सवाल आ रहा है आपके दरवाजे पर, इस पर कन्विंसिंग जवाब आपको देना होगा कि अच्छी अर्थव्यवस्था खराब राजनीति नहीं हो सकती है। अच्छी अर्थव्यवस्था मतलब आपको पक्ष में हो विपक्ष में हो, आप बड़ा दिल दिखाइए। अंजना जी, आपके सवाल का मैं जवाब पहले भी दे चुका हूं, दोबारा फिर दे दूंगा, पर उससे पहले मैं दो बातें कहनी चाहूँगा। जावड़ेकर साहब ने रक्षा क्षेत्र की बात की। शायद 67 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रक्षा क्षेत्र का मेंशन भी नहीं है पूरे बजट स्पीच में। भारत की जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह की संवेदनशील भौगोलिक परिस्थिति में हम रहते हैं, वित्त मंत्री ने इस बात को भी उचित नहीं समझा कि डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा किया जाएगा, उसका उल्लेख भी बजट में करे। दूसरी बात है, पिछले 14 क्वार्टर से पिछले जावड़ेकर जी एक शब्द नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच में, या ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी बात यह है, पिछले 14 क्वार्टर से जो निर्यात है वो निरंतर और लगातार गिर रहा है। एक्सपोर्ट्स भी नेगेटिव में है, इंपोर्ट्स भी नेगेटिव में है। और वित्त मंत्री की बजट स्पीच में निर्यात को किस तरह से ऊपर लेके जाया जाए उसके बारे में बिल्कुल कोई उल्लेख नहीं है। और तीसरी बात मैंने कही कि जहां तक जीएसटी का सवाल है, हमारी 3 बुनियादी मांगे हैं। हम रचनात्मक विपक्ष हैं, सरकार पहल करे और जरूर इसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। चलिए ठीक है, एक सेकंड जावड़ेकर साहब आप जवाब दें, उससे पहले हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आर.के. मल्होत्रा जी भी हैं जो इसी मुद्दे पर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मल्होत्रा जी सीधा पूछिए। प्रकाश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में 85% प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे उनको पूरा किया, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने बिल्कुल खो दी। डिफेंस प्रोडक्शन को प्रोडक्शन की जगह आप इंडस्ट्री सोचें और हैवी इंडस्ट्री सोचें, तो अगर आप देखें बजट एलोकेशन डिफेंस में आपने किया क्या, नील है बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंक्रीज। तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप डिफेंस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के तौर पे मेक इन इंडिया का एक पहलू बना के आगे ले चल सकें। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने बिल्कुल खो दी इस दफ़े। जावड़ेकर साहब, नहीं, मुझे नहीं लगता खो दी, क्योंकि बजट में हर चीज़ कही नहीं जाती। लेकिन डिफेंस को जिस तरह से एफडीआई भी अलाउ किया, और डिफेंस के मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस से है। यहाँ से डिफेंस की उत्पादन तैयार हो और विदेशों में वो एक्सपोर्ट हो, ये भी हम चाहते हैं। और इसकी पूरी रणनीति तैयार है। और इसका खाका केवल बजट एक दिन नहीं होता है कि जो, हाँ, तो इसलिए इट विल कम। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी, अब एक सवाल आम लोगों की तरफ से मैं भी पूछ लूं। लगातार हर चैनल टिकर दिखा रहा है, आज तक पर हम दिखा रहे हैं सैलून, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल बिल, कार, फोन, जो भी चीज़ हो सब कुछ महंगा हो रहा है। सस्ता का बोर्ड खाली है। हमने बड़ा सा सस्ते का भी बोर्ड बनाया था कि कुछ आप सस्ता करेंगे, लेकिन सब कुछ महंगा हो रहा है। सर्विस टैक्स में इजाफा, डीजल की कीमतें आज आधी रात से बढ़ रही हैं। महंगाई से क्यों नहीं राहत दे पा रही है आपकी सरकार, जो सबसे बड़ी चोट बीती सरकार पर करती थी? सर, यही कह के कि महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। नहीं, आपकी कोई गलत फहमी हो गई है। आज पेट्रोल 3 रुपए सस्ता हो गया है, डीजल बढ़ा है सर, पेट्रोल बढ़ा है, सस्ता हो गया है। नहीं, डीजल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की घटी है। सस्ता हो गया है। हाँ, पेट्रोल घटी है, पेट्रोल की कीमत घटी है, पेट्रोल सस्ता। ऐसा है, दोनों घटी है। आप जरा करेक्ट कर लीजिए, दोनों घटी है। लेकिन उससे ज्यादा जो मैं आपको बता रहा हूं, जो 10-12% का कंफर्म खबर बता रही हूं सर। जावड़ेकर जी, कंफर्म खबर बता रही हूं, पेट्रोल की कीमत घटी है लेकिन डीजल की बढ़ी है सर। 1 मिनट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो 10% हमेशा हो रहा था यूपीए में, जिसके कारण लोग परेशान थे, और फूड इन्फ्लेशन इतना 15% से ज्यादा हो रहा था पिछले 2 साल में, अब ये 5% और उससे नीचे रह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी को दर्शाता है। ये महंगाई पर पूरा एक नियंत्रण आ गया, ये भी दर्शाता है। और सरकार इस पर लगातार वॉचफुल रहेगी, क्योंकि यह हर 15 दिन में रिव्यू करने वाली बात है और हम करते रहेंगे।
सर हर किसी पर मार पड़ रही है। ये जो सर्विस टैक्स आपने पिछली बार 12.36 से 14 किया, अब वो फिर ठीक उसमें है। इजाफा हुआ है, फिर से सर्विस टैक्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। सवाल ये है सर, इधर कृषि सेस आपने लगा दिया है, तो जो मिडिल क्लास है उसको लग रहा है कि हम पर तो ये सरकार पूरी तरह से पिलकर पड़ गई है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, लोगों को ये पता है और समझता है कि देखो, देश के लिए पैसा कहीं जादू से तो नहीं प्रकट होता, ये कोई हाथ सफाई से नहीं आता पैसा तो जिन वर्गों को देना संभव है उनसे लेकर जिन वर्गों के लिए खर्च करने की जरूरत है, ताकि एक समन्यायी ग्रोथ हो, यही विकास का लक्ष्य होता है और यही तरीका है। और ये आप यूरोप और बाकी देशों में जिस तरह से टैक्स होते हैं उस लेवल पे हम नहीं है, और इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे देश में एक समन्याय है और इस बजट में भी वो है। राहुल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रेस पावर एक्सपर्ट्स के, वो आपसे पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रकाश सर, मेरे हिसाब से एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री ये बजट मैं इसको दूसरे एंगल से देखूंगा। आपने बिल्कुल प्राइसेस बढ़ाई हैं, महंगाई की तरफ जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आप एम्प्लॉयमेंट, प्रोबेबली हम लोग दुनिया की कुछ देशों में जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है न कि गिर रही है। इट्स फाइन, आपने थोड़ी महंगाई बढ़ाई है, बट 7th पे कमीशन आया है, लोगों के पास में पैसे पहुंचने का जरिया थोड़ा बड़ा है। सवाल क्या है आपका? सवाल कुछ नहीं है, मैं सर आपको लग रहा है कि अच्छा बजट इट्स अ गुड बजट, तब तो प्रकाश जी मुस्कुराएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब किसानों को रिप्रेजेंट करते हुए 3 लोग, हाँ ठीक है, बोलिए। मैं एक मिनट एक बताता हूँ। डीजल का प्राइस आपने सही कहा 1.5 रुपए से बढ़ा है और ये 3 रुपए से घटा है। ये देखो, अपने देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब हम मार्केट डिपेंडेंट कर रहे हैं तो एक नेचुरल बैलेंस आ रहा है, लेकिन दोनों मिलके 2014 की जो प्राइस थी उसमें लगभग डीजल भी 10 रुपए से कम है और पेट्रोल भी 10 रुपए से कम है, तो ये एक राहत बड़ी है। तो सर, लेकिन अब इसके लिए तो सरकार क्रेडिट नहीं ले सकती ना, अब तो कीमतें आपके बाहर हैं, या माने कि आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं? सरकार ने एक पारदर्शी, नहीं भाई, एक मिनट, पारदर्शी नीति बनाई कि इसका 1/3 ग्राहकों को मिलेगा, 1/3 राज्यों को मिलेगा, 1/3 केंद्र के पास आएगा। और क्योंकि प्राइस कुशनिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि आज ऑयल के दाम दुनिया में कम है लेकिन कल बढ़ भी सकते हैं, तब की भी व्यवस्था अभी से करते हैं। ठीक है सर, चूंकि कृषि जगत से 3 लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि तीनों के सवाल आप सुन ले, फिर जवाब दें। अंजना जी, मैं केवल प्रकाश जी से जैन साहब, थोड़ा सा एक सर, इनकी आवाज आते ही आप रोक देते हो। वो तीनों वही बात कहेंगे, बुंदेलखंड लेकिन के उनको बोलने करोड़ों दीजिए ना, किसान इनको परेशान बोलने हैं। दीजिए। और वहाँ आत्महत्याएं हो रही, पलायन हो रहा, तो बुंदेलखंड का देखो, बुंदेलखंड पे बिल्कुल जैन साहब ने ठीक कहा। बुंदेलखंड पे हमें वो थी कम कि से कम सरकार बुंदेलखंड एक स्पेशल पे पैकेज कुछ दे ना कुछ देते। काम करेगी। सरकार जो हमारी नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं उस पे, हमारे नए सीड पे उस पर कोई काम नहीं हो रहा, तो हमारी उम्मीद है कि जो सरकार है उस पर भी काम करें, नए हमारे सीड डेवलप, हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे पैदा करें। जो हमारा बहुत पैसा जा रहा है वो हमारा रुख है, इस पे काम करना चाहिए। जीएम पे, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर जी आज सामने हैं, तो जीएम पे भी आपको करना चाहिए कि जीएम को पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रतिबंध आपको करना चाहिए। जो नई फसलें आ रही है जीएम पे, नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं, अगर आप लेकर आ रहे हो तो आम जनता को भी उसको आपको बताना चाहिए। उस पर लेवलिंग जो है इंटरनेशनल जो वो है नॉर्म्स, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये हमारा आपसे कहना है कि आप उस पर भी करेंगे। और लागू सबसे ज्यादा जहाँ पे आपकी स्टेट है, आप वहाँ पे इन चीजों को फॉलो करें। आपका धन्यवाद जी। चौधरी जी, तो बुंदेलखंड पे आपने सवाल पूछा है, और बुंदेलखंड की मुख्य समस्या है पानी की। मैं भी चित्रकूट के पास पालदेव गांव गोद लिया हूँ, वहाँ हर महीने जाता हूँ, बुंदेलखंड की स्थिति को देखता हूँ। तो केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की अच्छे सहयोग से एक अच्छी स्कीम बन रही है केन बेतवा, और परसों ही नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में आया, उसमें भी हमने तुरंत 1 महीने में और एक रिपोर्ट आएगी। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए पर्यावरण की ज़्यादा हानि न होते हुए, एक अच्छी तरह से समन्वय विकास, समुचित विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की ज़रूरत है पानी मिलना, और वो पानी ऐसे ही नए उपायों से आएंगे और हम करेंगे। इसमें हमारा आपसे कहना है कि बुंदेलखंड जावड़ेकर जी, बेतवा केन तो 15 साल में
आज अब बाहर जावड़ेकर किसानों जी। का कर्जा माफ हो जाता, एक पैकेज हो जाता, तात्कालिक उन्हें राहत चाहिए। 20 साल अभी जो मर रहे वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए एक शब्द भी आपके इस बजट में नहीं है। आप भी जानते हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां मरे हैं। जैन जी, जावड़ेकर जी, एक तो जो 9 लाख करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी का प्रावधान किया है, ये अच्छा है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि ये भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ले जाती है किसानों के नाम के लोन को, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। और दूसरा ये है कि जो किसान गन्ना तो मिल में डाल देते हैं और उनका भुगतान इंडस्ट्री करती नहीं, उनको जो 2% ब्याज का छूट देती है सरकार 1 साल के, उसमें वो उनको नहीं मिल पाता, जबकि उनके कोई दोष नहीं है किसानों का। और तीसरा पॉइंट ये है सीधे सीधे कि हमारा जो नेशनल मस्टर्ड डायरेक्टरेट है सेवर राजस्थान में, मैंने उसे विजिट किया है। जो हमारी अपनी सरसों की प्रजातियां हैं उनकी उत्पादकता 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, बहुत अच्छी है। और देश के 6 के 6 जोन में 40 सेंटरों पर पिछले 5 सालों की ट्रायल है। ये जीएम मस्टर्ड बहुत बड़ा धोखा है, इससे बहुत देश को ठीक है। बचाना है Genetically इसे। modified- और ये सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी बनती है, GM इसमें कहीं कोई समझौता नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में अगर हमने कहीं बीज के अधिकार में कहीं फंस गए तो फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली जो है खतरे में चली जाएगी। 1 सेकंड चौधरी साहब, थोड़ा सा। और जो रॉयल्टी का Genetically मामला है, modified, क्योंकि बीटी एक कॉटन सेकंड फेल हो गई सर। है, तो रॉयल्टी के मामले को देखें और सरकार उसको मजबूती से लड़े। ये इलीगल रॉयल्टी जो जा रही है इसको रोके। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से लेकर तमाम अलग अलग फसलों पर उनका कहना है, उस पर एक नहीं पहले जवाब ले ले फिर अरे पहले तो जीएम मस्टर्ड का कोई निर्णय नहीं हुआ है। जिसका निर्णय नहीं हुआ उस पर हो हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, लेकिन विज्ञान को हम रोक नहीं सकते, जिसको चाहिए वो कोई किसी को कंपलसरी भी नहीं होता। ऐसे ही बीटी कॉटन का जब शुरू हुआ अनेक लोग विरोध में भी थे, लेकिन धीरे धीरे 92% फार्मर्स आज कर रहे। आज कोई सरकार चाहेगी भी कि बीटी कॉटन को रोक लगाए, नहीं लगा सकती, क्योंकि किसानों ने अपना लिया। वैसे भी मैं बताऊं एक बात कि बीटी जीएम जो क्रॉप बांग्लादेश में होने लगा, तो वहाँ से बिहार, आसाम और बंगाल में किसान ला रहे। अगर इसी तरह से सुधार होना है अपने देश में तो अच्छा नहीं है। हमारे देखरेख में, निगरानी में ठीक तरह से सुधार होने चाहिए, लेकिन अभी कोई फैसला हुआ नहीं, उस पर हम कोई विवाद करने का मतलब नहीं। जहाँ तक कृषि का मुद्दा है, मुझे लगता है इस बजट ने कृषि के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। पहले तो कृषि को 9 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया, दूसरा एमएसपी का गारंटी दिया, तीसरा पहली दफ़ा किसान को मुआवजे के आधार पर मुआवजा मिलने, नुकसान के आधार पर मुआवजा मिलने वाली फसल बीमा योजना दी। आज केवल क्रॉप लोन इंश्योरेंस था, उसके बजाय आज फार्मर का इंश्योरेंस हो गया है। और उसके बाद एक सॉइल हेल्थ से जोड़कर उत्पादकता बढ़ाने की एक नई मुहिम और ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी। तो ये सब चीज़ें और 28 लाख हेक्टर एक वर्ष में नई सिंचाई होगी, ये सब सार्थक कदम है जो किसानों का सही कल्याण करेंगे, ये आप सभी मानेंगे। ठीक है जाखड़ साहब, चलो मुझे आखिरी सवाल है सर, ये आखिरी सवाल है जाखड़ साहब। जावड़ेकर जी, सवाल नहीं है, एक कमेंट ही दे रहा हूं मैं आपको। हाँ। कि मेरा कहने का भाव ये है कि जो बजट में अनाउंसमेंट होती है उससे किसान को इतना फ़ायदा नहीं होता। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 महीने पहले सरकार ने 5 लाख टन मक्की इंपोर्ट अलाउ कर दी, जिसके कारण 300-400 रुपए की गिरावट है मक्की के भाव में फ्यूचर्स मार्केट में। और हर एकड़ में 25-30 क्विंटल की मक्की हो सकती है। अगर आप उसको 300-400 से मल्टीप्लाई करो तो हर मक्की के किसान को 10,000 रुपये पर एकड़ का घाटा है। 20 लाख एकड़ मक्की है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो 20,000 करोड़ रुपए के मक्की के किसानों को घाटा है। तो एक तरफ आप 35,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को देते हो, दूसरी तरफ 20,000 करोड़ रुपए एग्जीक्यूटिव डिसीजन से निकाल लेते हो। तो कहने का भाव ये है कि बजट से इतना किसान की ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ता जितना असर
दूसरी नीतियों से जो सरकार हर महीने करते रहती है बिना बताए हुए, उससे असर पड़ता है। ठीक है, ये दिलचस्प है। लेकिन प्रकाश जी ने मोर्चा संभाला बीजेपी की तरफ से, पूर्व प्रवक्ता होने का उनको फायदा मिला, हर मोर्चे पर उन्होंने बैटिंग की है, डिफेंस से लेकर किसानों के मुद्दे से लेकर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अपने मंत्रालय से आगे भी बढ़े। अब संबित पात्रा जी, आप मोर्चा संभाल लीजिए, आज के प्रवक्ता कल के मंत्री, यही स्वरूप रहा है आप लोगों की सरकार का। बुंदेलखंड के बारे में जरूर बोले संबित जी, क्योंकि वो तो बिना बोले चले गए, हम चाहे थे वो दोनों ही चीजें, और संबित जी बोल सकते हैं। बुंदेलखंड के विषय में मंत्री साहब ने बिल्कुल कहा, प्रोजेक्ट के विषय में भी कहा कि इरिगेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, और बड़ी बात है आप भी जानते हैं कि बुंदेलखंड, देखिए बुंदेलखंड का जो पैकेज मिला था, आप ही के सरकार के समय जो पैकेज मिला था उसका क्या हुआ था, पूरा डिटेल तहलका मैगजीन ने छापा भी था। उसमें शिवराज सिंह चौहान और मायावती ने विरोध किया था कि इसकी मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बन सकती। बुंदेलखंड को आप भी जानते हैं, बुंदेलखंड का यूपी के पोर्शन में क्या हो रहा है और मध्य प्रदेश के पोर्शन में उसकी क्या हालत है, संबित जी दोनों में फर्क है। हम आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि बुंदेलखंड के बारे में जरूर, वहां पर जो आत्महत्याएं हो रही, पलायन हो रहा, और अकेला हमारा कहना नहीं है, टिकैत जी यहाँ से जाते हैं, जितने भी हमारे जाखड़ जी सारे लोग जानते हैं, वो उम्मीद जताए थे। आप राज्यों को उंगलियों पर गिनने लगेंगे ना, एक सेकंड जैन साहब, तो न जाने कितने राज्य हैं इस वक्त जो जबरदस्त मुसीबत का सामना कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया है, बहस को सीमित ना करें, अन्य लोगों को भी अब शामिल करें। अनिल शर्मा जी, स्मार्ट होम, हर किसी को छत मिले, उस सपने की तरफ क्या कुछ भी इसमें ब्लूप्रिंट दिखता है? देखिए, कल हम लोग शाम में यहीं पे डिस्कस कर रहे थे, इसी बाजार में संबित जी से हम लोग की चर्चा हुई थी, और हम लोग रियली पेसिमिस्टिक थे। अच्छा, हमें नहीं लग रहा था कि किसी सेक्टर, इस सेक्टर में या इससे रिलेटेड या जो अफोर्डेबल होम्स है, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आप खुश हो गए? 1 2 3 गिनाइए। नहीं, देखिए, एक्चुअली बजट को बहुत माइन्यूटली पढ़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा एलोब्रेशन हुआ है। पहली बात कि ऐसे तो सर्विस टैक्स बढ़ा है, लेकिन जो अफोर्डेबल होम है उसके लिए सर्विस टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर आप अफोर्डेबल होम बनाते हैं 600 स्क्वायर फुट 100% कारपेट एरिया का, उस पर 100%। दो और बड़ी अच्छी बात है, अगर आप मेट्रो सिटीज में और मेट्रो सिटी से बाहर दोनों में 30 स्क्वायर मीटर 60 स्क्वायर मीटर का बनाते हैं, तो यहाँ तक कि 1 अप्रैल 2016 के बाद जो प्रोजेक्ट्स होंगे उस पे टोटल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है। एक्सेलेंट, बहुत। देखिए, चाहे रूरल हाउसिंग हो, अर्बन अच्छा, हाउसिंग, सर ये बताइए ना कि ग्राहकों को वक्त पर अब घर मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जितने डिफॉल्टर्स हैं, बिल्डर्स, उन वो कुछ राहत देंगे या नहीं? आपकी भी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी हो जाए। बिल्कुल। मैं आप तीसरी बात कहता हूँ, रीट्स में जो रीट्स का था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें भी एक कंफ्यूजन था पिछली बार जी। उसमें हुआ कि एसपीवी बनाने के बाद जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया है। तीसरी एक बड़ी अच्छी बात है कि जो कंक्रीट मिक्सिंग होता था उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अगर आप यहाँ कंक्रीट बना रहे हैं, यहाँ से आधे किलोमीटर बाद बना रहे हैं, उसमें 12% का टैक्स था, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग सब बहुत प्रभावित था, वो एग्जेम्प्ट हुआ है। तीसरी, मैं सबसे इंक्लूसिव बात ये करना चाहूँगा अंजना जी, जो टैक्स के बारे में जो 20 मिनट मैं न्यूट्रल भाव से कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बजट बहुत अच्छा है या खराब है, बट जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। टैक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर 20 मिनट तक जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा, वो बहुत माइन्यूटली पढ़ने की जरूरत है और बहुत माइन्यूटली समझने की जरूरत है। हर एक सेक्टर के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के जो जितने, अब आप बताइए, सरल किया है क्या उन्होंने टैक्स? जो टैक्स, देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी को कोई कम किया है। मेरे हिसाब से देखिए, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी हैं जो बहुत सिंपल ठीक की जा सकती थी, नहीं की गई इस बजट में। अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के तो कई साधन क्रिएट कर दिए गए हैं कॉम्प्लेक्सिटी के। अब आपने एक नया प्रोविजन क्रिएट किया जिसमें ईपीएफ के ऊपर आपने कहा कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी जो कंट्रीब्यूशन 1/4/2016 के बाद दिया जाएगा। अब एक व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आज तक या उसके ऊपर तो एग्जम्पशन मिलेगी, और आज के बाद जो करेगा और 25 साल के बाद जब रिटायर होगा तो वो कैलकुलेट करता रहेगा कि क्या होगा। कभी कभी हम बजट में जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो एक सिंपल सवाल पूछते हैं, टैक्स रेट, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस। सरकार आज की डेट में मुझे बताए कि 33% टैक्स लेगी या 36 लेगी या 32 लेगी। इंटरनल कैलकुलेशन करे कि इसके अंदर टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, एजुकेशन सेस कितना, हायर एजुकेशन सेस है, बड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसी तरह से जब सरकार ने टैक्स रेट की कम करने की बात की कॉर्पोरेट में, वित्त मंत्री जी ने लास्ट बजट में घोषणा की थी कि वो 30 से 25 4 साल में करने की कोशिश करेंगे। अब इस बजट में क्या किया उन्होंने, ये दिखाने के लिए 30 से 29
और वो भी उन कंपनियों का जिनका पिछले वर्ष में टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ रुपए का था। हाँ। अब आप इस चीज से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैं कहता हूं बजट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी की कम करने की बात है तो सिंपल सा तरीका था। पहले कहते हायर एजुकेशन सेस हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं या इसको मर्ज कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं वर्किंग की। तो ये कहना कि कॉम्प्लेक्सिटी कम की है इस बजट में, ये नहीं चाहते। आप इससे सहमत नहीं? प्रफुल्ल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि कई मायनों में आप लोग उस युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टार्टअप के जरिए, जिसको लग रहा था कि कुछ आगे वो बढ़ेगा। क्या इस बजट पे जो स्टार्टअप के लिए अलग से सुविधाएं करने की बात है उससे कोई एनकरेज होगा कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करूं? यहाँ पे आई वुड से डेफिनेटली जब हमको सरकार का ये फोकस दिखता है स्टार्टअप के ऊपर, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है पूरे इकोसिस्टम में। लोग नए बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं और नए इन्वेस्टर्स भी आना चाहते हैं। इसमें बस दो ही चीज़ें जो मुझे लगती हैं वो ये है कि एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और फॉलो अप। हाँ, मतलब ईज ऑफ बिजनेस तो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि जब तक ये गुजरात मॉडल हो पाएगा कि सिंगल विंडो करेंगे, ये करेंगे, वो आपको होता हुआ दिख रहा है? वो अब देखने वाली बात, क्योंकि स्टार्टअप के ऊपर फोकस अभी आया है गवर्नमेंट का। अब देखेंगे क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इससे पहले किसी सरकार ने स्टार्टअप को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया भी नहीं था। पहली बार देख रहे हैं। ठीक है समझ जी, जल्दी से वो है क्या कहावत है ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया गया है, बारीकियों पे। स्टार्टअप पे आप देख लीजिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन पे, आप मोबाइल के एप्लीकेशन पे एक दिन पे ही स्टार्टअप कर सकते हैं और बाहर निकलने का रास्ता आसान हो। केवल स्टार्टअप कर दे और वो फेल हो जाए तो आप हताश हो जाएं, इसलिए बैंक्रप्सी लॉ आएगा और उसके बाहर निकलने का आसान तरीका रहेगा। 10,000 रुपए का फंड ऑफ फंड्स, 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स, 35 इंक्यूबेटर्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो अब बहुत प्रोत्साहित करने वाली चीजें हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे पहले किसी सरकार ने स्टार्टअप के ऊपर तो इस प्रकार का फोकस कभी नहीं रखा। ये मैंने कहा था। नहीं, इन्होंने भी कहा था। इन्होंने भी कहा था। अंजना जी, आपने गुजरात मॉडल की बात की। वाइब्रेंट गुजरात के अंदर 19,50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए थे और वो बिजनेस समिट हुई थी, उसमें इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ ये भी सारे। अब तो गुजरात से बाहर आ जाइए सर, 44 आप गुजरात से बाहर आ जाइए। गुजरात की लड़ाई 2014 में समाप्त हो गई। देखिए 2010 में भी एक ऐसी बात हुई थी कि LLP सा कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। उसमें कभी भी फॉलो अप यूं नहीं हुआ कि उसका टैक्स रेगुलेशंस क्या होंगे, वो कभी क्लियर नहीं हो पाए और अभी भी LLPs बहुत बड़े लेवल पे नहीं आ पाए हैं। ये एक वो रीजन है जिससे मुझे लगता है फॉलो अप्स बड़े इंपॉर्टेंट होने हैं। मेरा 10 सेकंड का क्वेश्चन है इसके बाद राजीव बजाज से। मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जीक्यूशन में ये सरकार नंबर 1 है। हर महीने क्या हम जानते हैं सिटीजन्स की प्रधानमंत्री खुद मीटिंग लेते हैं, हर मिनिस्ट्री की और अपडेट लेते हैं। हमारी तरफ से, हमारी इंडस्ट्री की तरफ से हमने कुछ माइन्यूट सर्विस टैक्स रिलेटेड अपने म्यूचुअल फंड को दी सजेशन, इमीडिएटली इंप्लीमेंट हुई। तो हमें ये देखना है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है देश में, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा है। पूजा, I actually agree with him that ये हमारी सरकार ने जितना यूथ को एनकरेज किया है, जो एक्चुअली इस कंट्री को आगे लेकर जाने वाली है, वो हमें इस सरकार से मिला। हमें अपने स्टार्टअप्स, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, हमें जितनी चीज़ों की एक बिगिनिंग, जिसे कहते हैं बिगिनिंग, तो उन्होंने कर दी कि उन्होंने हमें दे दिए पहले 3 साल के लिए। कहते हैं भले ही हमारे अभी 3 साल तक तो कोई रेवेन्यू होने वाला नहीं है, बट एग्जाम्प्ट क्यों किया? बट मेरे ख्याल से आज वो स्टेटस आ रहा है जब हम नहीं चाहते कि हम कैश बर्निंग मॉडल्स बनाने वाले हैं, अब हम रेवेन्यू मॉडल ही क्रिएट कर रहे हैं आजकल के स्टार्टअप्स। तो इट इज बेटर कि हम वो एग्जम्पशंस को एक्सेप्ट करें और जो सरकार ने हमारे को फॉरवर्ड कर दिए हैं। ठीक, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, आई वुड वांट टू से सॉरी कि उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है, बट आज विमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर 500 करोड़ का एक एलोकेट किया गया है। डेफिनेटली वो अभी बताया नहीं गया कि किन उस पे मिलेगा, मगर विमेन हैव बीन एनकरेज्ड इन द कंट्री कि वो भी काम करेगी आज। एंड आई थिंक आई गिव अ हैंड्स अप टू द मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, एक बार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बट आई थिंक ताली बज रही है, मेरे ख्याल से जो उनके अंदर आज एनर्जी है वो वेव लाइक दी कंट्री के अंदर। एंड आई थिंक आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। बहुत चीजें वो छोड़ गए हैं मगर वो धीरे धीरे मुझे लगता है आएंगी। ठीक देखिए, करना चाहूँ क्विकली कि आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप से जॉब्स क्रिएट होते हैं। आज फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस टाइप की कंपनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन कर रही हैं थ्रू सप्लायर्स एंड अदर सोर्सेज। आपने आज दुकानों को अलाउ कर दिया, कितने कॉमन सेंस रिफॉर्म है ये कि आपने मार्केटों को साथ दें। एक सेकंड सर, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सरकार की वजह से है
या सरकार होने के बावजूद हैं? क्योंकि देखिए स्टार्टअप्स को जो फायदा वो दे रहे हैं उसकी शुरुआत तो अब हो रही है, अभी तो स्टार्टअप को उन्होंने डिफाइन किया है। जी मैम, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि 90s में हमारे देश में, ये बहुत पहले हमारे देश में होता क्या है कि शुरू में फर्स्ट मूवर्स का फायदा उठाया, अपनी सोच लगाई, वो बढ़े। अब तो सरकार ने स्टार्टअप को डिफाइन किया है कि 20 से 25%। बट अब सरकार ने उनको पकड़ तो लिया है ना, उनको पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया है। जी जी जी, नहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वहां पर मैं सही साबित हुई, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील इन सबसे पहले से हैं। संबित तो भाई, इंडस्ट्री को भी कुछ क्रेडिट लेना चाहिए। जल्दी से कह सकता हूं, किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी हेल्प करना आपकी सरकार की सबकी ड्यूटी है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, किसान और मिडिल क्लास, ये अंग्रेजी वाला और मुझे पसंद नहीं, अगर इसको हटा के हिंदी वाला और लगा दें। किसान भाइयों की मदद करना आपकी ड्यूटी है, साथ में थोड़ा मिडिल क्लास का भी ख्याल रख लें, क्यों कर ऐसा ना हो जाए तो सबके लिए ये चीज बड़ी हो जाए। और आपकी सरकार तो सबके विकास की बात करती है। मैं 10 सेकंड ले लूं, क्योंकि हाँ ठीक है, आप इसे अंत करेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बार-बार इनको लग रहा है कि मिडिल क्लास को पूछा नहीं गया है। देखिए हम भी मिडिल क्लास से तो बता दे रहे हैं। एक लाइन जिसके बाद उनसे एक लाइन करिए। जी बस यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार होती है या तो बहुत कॉर्पोरेट की बात होती है या गरीबों की, मिडिल क्लास पे ख्याल रखिए, हम लोग भी पिसते रहते हैं। मिडिल क्लास पिसनों को भी रोकिए जरा। संबित पात्रा, देखिए एक बात समझाना, छोटा जवाब देना होगा, बहुत छोटा सा जवाब दे रहा हूं कि देखिए एक बात समझाना व्यूअर्स को बहुत जरूरी है। जो महंगाई आप कह रहे हैं जिसके चपेट में मिडिल क्लास आ रही है, जिसको आपने वहां पे दिखाया है महंगा करके, ये समझना होगा कि जीएसटी को हम तमाम लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग अंजना जी, आपको, आप भी चाहती हैं कि जीएसटी आए, क्योंकि जीएसटी से इकोनॉमी बढ़ेगा। अगर जीएसटी लाना है तो एक टेक्निकल टर्म है कि आपका सर्विस टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक साथ 14 से 17 कर दें या 14 से 14.5 और उसके बाद 15 करके चले। चलिए ठीक है, हमें तो इस कारण से महंगाई बढ़ी है, इसलिए नहीं कि हम महंगा करना पड़ेगा। लेकिन जो कुम्हार पीछे बैठा था उसने ये कच्चे मिट्टी का दिया बनाया है। दिलचस्प यही है कि हाँ, नीति नहीं बन जाती है एक बजट से, सरकार की सोच और उसकी दिशा हमें दिखाई देती है। बजट में पैसों का एलोकेशन होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो ऐसा युवा हो इस देश में जो रोजगार खोज रहा है, वो इसी मिट्टी के सहारे सरकार से उम्मीदें रख रहा है। और अगर वहां पर सरकार कच्ची साबित हुई तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और ये प्रमाण लोगों ने बार बार अपने वोट के जरिए सरकारों को सिखाया समझाया है। लेकिन अच्छे से नोट पर एंड करते हैं एक गाने के साथ। आप सब यहाँ पर हमारे साथ इतने आराम से बैठे रहे, आपकी तरफ से कुछ हो जाए जिसके साथ इस कार्यक्रम का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। अरा मार डाला रे भैया, महंगाई ने हमें मार डाला। ओ अरा मार डाला रे भैया, महंगाई ने हमें मार डाला। हो डाला रे भैया, मार डाला रे भैया, डाला रे भैया, मार डाला रे भैया। अरा रे डाला रे भैया, महंगाई ने हमें मार डाला। हो महंगाई ने हमें मार डाला। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।